ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हेड इंजरी के विषय में कि हेड इंजरी क्या होता है, इसके सिम्टम क्या होते हैं और इसके सिम्टम कब माइल्ड हैं, कब मॉडरेट हैं और कौन सा सिम्टम सीवियर है, जिसको एग्जामिन यदि आप मिल रहे हैं पेशेंट से तो ये सिम्टम देखने के बाद आपको डॉक्टर से इमीडिएट मिलना है। बिकॉज कई बार आप देखेंगे रोड पे जा रहे हैं, किसी और का एक्सीडेंट हुआ है या कोई आपके जानने वाला है, तो इंजरी के बाद हमें ये नहीं पता चल पाता है कि कौन सा सिम्टम ऐसा है जिसको देखने के बाद ये पता चले कि रियल में हेड इंजरी हुई है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि यदि चोट नहीं लगी है तो लोग सोचते हैं कि हेड इंजरी नहीं है। और कौन से ऐसे सिम्टम हैं जिसको देखने के बाद इमीडिएट आपको हॉस्पिटल ले जाना है या न्यूरो सर्जरी में ले जाना है या इमरजेंसी में ले जाना है, ये आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा। आज हमारे साथ डॉक्टर पूनम है, एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी के न्यूरो सेक्शन से। तो डॉक्टर पूनम, हेड इंजरी क्या होती है? हेड इंजरी जो होती है वो हमारे स्कैल्प की भी इंजरी हो सकती है, स्कल की इंजरी हो सकती है, ब्रेन टिश्यू की इंजरी हो सकती है या ब्रेन को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स की इंजरी। यानी कि यदि किसी की इंजरी हुई है और सर में चोट लगी है और सर से ब्लड नहीं निकल रहा है, इसके बाद भी हेड इंजरी हो सकती है। हेड इंजरी हो सकता है उनको बाहर से ब्लीडिंग नहीं है बट उनको इनसाइड ब्लीडिंग है, उसकी वजह से स्वेलिंग है। अब स्वेलिंग उसमें ब्रेन में बाहर आ नहीं सकती तो इसलिए वो टिश्यू को कंप्रेस कर रही है। बिकॉज जो हमारा हेड है ना, ये हेड में जो स्कल है ये बोन से बना हुआ है। तो यदि कोई भी इंजरी, सपोज दैट हेड इंजरी भी नॉर्मल इंजरी की तरह ही होती है। जैसे यहाँ पे चोट लगा तो सूजन हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फ्लेमेशन अंदर हो सकता है। इसी तरह हमारे ब्रेन में भी होगा, लेकिन अंतर ये है कि ब्रेन चारों तरफ से स्कल से पैक है तो ये बाहर नहीं निकल पाता है, इस वजह से इंटरनल इंजरी ज़्यादा हो जाते हैं। तो डॉक्टर पूनम, जैसे कि इंजरी ब्रेन में हुई है, ये हमें कैसे पता चले? इसके कुछ सिम्टम होते हैं सर, जिसको देख के हमें लगता है कि हाँ हमें ब्रेन इंजरी हुई है, हमें ब्रेन में चोट लगी है। जैसे कि पेशेंट को होगा कि अनकॉन्शियस स्टेज होगी, उसको बेहोशी जैसी हालत में हो सकता है पेशेंट। उनको मेमोरी की इशू हो सकती है कि उनको लगेगा कि वो कुछ भूल रहे हैं उस टाइम पे, वो कहाँ पे हैं, उस जगह को नहीं पहचान पाएंगे। समटाइम्स वोमिटिंग हो सकती है, डेजीनेस हो सकता है। उसके अलावा उनको सीवियर हेडेक हो सकती है। मतलब यदि इंजरी के बाद सीवियर हेडेक है तो ये भी एक हेड इंजरी के सिम्टम में आता है। अच्छा डॉक्टर पूनम, इसमें कुछ ऐसा भी है कि हेड इंजरी के बाद तो इसको हम कैसे पता कर पाए कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है? इसको हम दो तरीके से पता कर सकते हैं। एक तो हम GCS स्केल होती है जो कि यूज होती है ब्रेन इंजरी को डिफाइन करने के लिए कि उसकी सीवियरिटी क्या है। तो डॉक्टर पूनम, ये पूरा स्कोर कितना होता है टोटल स्कोर? इसका जो टोटल स्कोर होता है, इसके 15 पॉइंट होते हैं। माइल्ड इंजरी होती है उसमें क्या होता है, उनका स्कोर जो होता है वो 13 से 15 के बीच का होता है। 15 नॉर्मल स्कोर होता है, जैसे हमारा आपका स्कोर है वो 15 आएगा अगर हम उसको मेजर करें। और जो मॉडरेट इंजरी होती है उसका स्कोर 8 से 13 के बीच का होता है। और जो सीवियर इंजरी होती है उसका स्कोर 3 to 5 के बीच में होता है। और जो 3 के बिलो का स्कोर है वो स्टेज ऑफ ब्रेन डेड में होता है। तो यदि इसकी बात करें डॉक्टर पूनम, तो अभी आप डिस्क्रिप्शन में इसका एक PDF आपको मिलेगा जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें GCS स्केल के विषय में हम लोगों ने एक फॉर्म दिया है जहां से कि आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप किस ग्रेड में हैं। दूसरा, हम कुछ सिम्टम बेसिस पे भी देख सकते हैं कि अगर माइल्ड के सिम्टम थोड़े अलग होते हैं सीवियर और मॉडरेट के कंपैरिजन में जी। तो अगर हम GCS की बात करें तो GCS में सिंपल से 3 स्टेप होते हैं। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें एक होता है आई ओपनिंग का, एक वर्बल कमांड और एक मोटर कमांड होता है। आई ओपनिंग है कि आपका पेशेंट जो है, आप उसे कुछ बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं तो वो अपनी आइज़ खोल रहा है या नहीं खोल रहा है, ये चीज़ें देखनी है और उसको स्कोर होता है। तो उसके बाद हम वर्बल कमांड देखते हैं कि आपका पेशेंट बात कर रहा है आपसे, आप उससे बात कर रहे हो तो आपको क्या रिप्लाई दे रहा है, वो करेक्ट रिप्लाई दे रहा है या इनकरेक्ट रिप्लाई दे रहा है। इसके बाद हम मोटर रिस्पॉन्स में देखते हैं कि अगर आप उनको कुछ एक्टिविटी करने को बोल रहे हैं तो वो कुछ परफॉर्म कर पा रहे हैं या कुछ भी परफॉर्म नहीं कर। आज जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनमें बहुत ही रिलायबल स्केल ये है GCS स्केल, जिसको हम फॉलो करते हैं, वर्ल्ड वाइड फॉलो करते हैं। तो कभी यदि आप हॉस्पिटल में भी हैं, हेड इंजरी का पेशेंट है आपका, और आप यदि उनका डिस्चार्ज समरी देखते हैं या फिर उनका यदि आप प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं तो डॉक्टर द्वारा भी एक स्केल दिया होता है। तो इस स्केल के हिसाब से हम माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिफाइन कर सकते हैं। डॉक्टर पूनम, ये GCS
इस स्केल के अलावा कुछ ऐसे भी सिम्टम है कि जनरल आदमी इसको समझ पाए, नॉन मेडिकोज समझ पाए कि इनकी प्रॉब्लम माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है? इसको इजीली कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? इसके सिम्टम्स होते हैं कुछ, जैसे माइल्ड के जो सिम्टम होते हैं, हेडेक होता है पेशेंट को, डिजीनेस होती है, फटीगेबिलिटी होती है, उनको थकान सा महसूस होता है। इसके अलावा उनको कंसंट्रेशन पावर कम हो जाती है, किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, पुअर मेमोरी हो जाती है, इरिटेबिलिटी हो जाती है, जिसमें चिड़चिड़ापन सा लगता है पेशेंट को। उसके अलावा जो मॉडरेट के सिम्टम आते हैं वो डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में ब्रेन के इफेक्ट है। अगर जैसे ब्रेन का फ्रंटल लोब का बेसिक फंक्शन जो होता है मोटर एक्टिविटीज़ के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो अगर उस एरिया में इंजरी हुई है तो पेशेंट को ज़्यादातर जो कंप्लेन होगी वो पैरालिसिस की कंप्लेन हो सकती है, उनको मोनोप्लेजिया हो सकता है, हेमीप्लेजिया हो सकता है। यानी कि ब्रेन में कौन सा एरिया में चोट लगी है उसके हिसाब से कौन सा एक्शन डिस्टर्ब होगा, ये ब्रेन के किस पार्ट में चोट लगी है इससे निर्धारित होता है। तो कुछ कॉमन इंजरी भी है क्या, कि जैसे चोट लगती है तो हर जगह कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कॉमन इंजरी क्या होती है? इसमें ब्रेन इंजरी में कॉमन इंजरी जो होती है वो कई बार क्रेनियल नर्व को भी इन्वॉल्व कर लेता है, जिसमें 3 जो हमारी क्रेनियल नर्व है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती है, जिसमें हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व आती है, फेशियल नर्व आती है, इसके अलावा ऑडिटरी नर्व आती है जिसको हम वेस्टिबुलोकॉक्लियर भी बोलते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, फेशियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट की वजह से पेशेंट को फेस की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है, फेशियल मसल्स की वीकनेस ज़्यादा होती है। और जो अगर हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व अफेक्टेड होती है वो क्रेनियल नर्व कंप्रेस होती है, तो सेंस ऑफ स्मेल जो होता है, ऑल्फैक्शन की पावर जो होती है वो रिड्यूस होने लगती है पेशेंट में। इसके अलावा बैलेंस का इशू हो सकता है उन्हें इंजरी के अकॉर्डिंग। इसके अलावा कुछ पेशेंट में स्पास्टिसिटी और रिजिडिटी की प्रॉब्लम होती है। रिजिडिटी में जो होता है हमारा मेनली 2 पोस्चर होते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं हमारे पोस्चर, जिसमें डिसेरिब्रेट एंड डिकॉर्टिकेट पोस्चर आता है। डिकॉर्टिकेट पोस्चर जो होता है उसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसकी अपर लिम्ब पूरी फ्लेक्शन में होती है और जो लोअर लिम्ब होते हैं, दोनों पैर होंगे, वो एक्सटेंशन पोस्चर में ज़्यादा रहते हैं। जबकि जो हमारा डिसेरिब्रेट पोस्चर होता है उसमें जो भी पेशेंट होगा उसका अपर लिम्ब लोअर लिम्ब दोनों ही, हाथ और पैर, चारों लिम्ब एक्सटेंशन पोजीशन में होते हैं। पर ऐसा देखा गया क्लिनिक में पेशेंट आते हैं हेड इंजरी का, बिकॉज हमारे यहाँ न्यूरो रिहैब है तो हेड इंजरी के काफ़ी पेशेंट हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होती है। तो कई बार पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब इनमें तो ऐसा है, मेरे में ये प्रॉब्लम है। कई लोग हैं जो बहुत अच्छा कर पाते हैं, कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब नहीं होता है, मैक्सिमम लोगों में कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये हमेशा इसी चीज़ से पता चलता है कि कौन सा एरिया इन्वॉल्व है। तो डॉक्टर पूनम, ये तो लेटर स्टेज का हो गया, इमीडिएट ऐसे क्या साइन होते हैं जिसको देख के हम ये बता सकते हैं कि ये मॉडरेट या सीवियर हेड इंजरी है? इसमें जो होता है, जो मेन सिम्टम आता है उनको वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होगी और सीवियर हेडेक, सीवियर और परसिस्टेंट हेडेक होगा। इसमें हेड अगर वो पेन किलर वगैरह भी लेते हैं तो इतना रिड्यूस नहीं होगा पेन, परसिस्टेंटली हेडेक बना रहेगा। उसके अलावा फ्लूइड सेक्रेशन हो सकती है कि इनमें ब्लडी फ्लूइड या क्लियर फ्लूइड सेक्रेट हो सकते हैं नोज से या एयर से। अगर इनको CSF का लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम राइनोरिया बोलते हैं अगर नोज से आता है, ऑटोरिया बोलते हैं अगर एयर के साथ सेक्रेशन होता है। तो ये जो है ना, क्लियर फ्लूइड आए या फिर ब्लड आए तो ये मान के चलना है कि हेड इंजरी सीवियर है। इसके अलावा अगर उनको हेड इंजरी के साथ फ्रैक्चर है, बोन का, स्कल बोन का फ्रैक्चर है, तो उसके कुछ साइन होते हैं। लाइक अगर बेस ऑफ स्कल का फ्रैक्चर है, जो कि एक बोन का पार्ट होता है, पेट्रस पार्ट ऑफ स्कल बोलते हैं, अगर उसका फ्रैक्चर होता है तो उसमें क्या होता है, पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, ब्लड एक्यूमुलेट होने लगता है हमारी आंखों के अराउंड, उसकी वजह से पूरा डार्क ब्लैक कलर का आने लगता है आंखों के अराउंड, जिसको हम एक सिम्टम बोलते हैं, रकून आई बोलते हैं इसको। एक साइन होता है रकून आई या फिर पांडा आई बोलते हैं, जैसे पांडा की पूरी ब्लैक आई होती है, सराउंडिंग सेम वैसा हो जाता है। इसके अलावा अगर उनकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की इंजरी हो जाती है तो मेस्टॉइड प्रोसेस में एयर के पीछे जो बोन होती है यहाँ पे पूरी रेडनेस आ जाती है, जिसको बैटल साइन बोलते हैं, और ये समटाइम पेनफुल भी होती है पेशेंट्स के लिए। तो ये साइन है जिसको देख के आपको ये पता चल जाएगा कि ये इंजरी हुई है। डॉक्टर पूनम, ये इंजरी के बाद क्या इसमें कुछ फर्स्ट एड हम लोग इमीडिएट दे सकते हैं? बिकॉज देखिए, हेड इंजरी के बाद यदि हेड इंजरी है तो आपको मेडिकल अटेंशन इमीडिएट चाहिए और आपको हॉस्पिटल इमरजेंसी में ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें इमीडिएट ध्यान रखना है, जो चीज़ों को एग्रीवेट कर देती हैं,
बिकॉज कई बार हेड इंजरी दो तरह की होती है, एक तो प्राइमरी होती है जिसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, और कुछ इंजरी सेकेंडरी भी हो जाती है। तो यदि हम अटेंटिव हैं और फर्स्ट एड अच्छे से देते हैं तो हम सेकेंडरी ब्रेन इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं डॉक्टर पूनम हम? फर्स्ट एड के लिए हमें जैसे पेशेंट को इंजरी हुई, अगर उनको वुंड है या स्कैल्प पे या ब्लीडिंग हो रही है, आउटर ब्लीडिंग अगर कोई है, तो हमें उसको कंप्रेस करके, आइस कंप्रेशन का मेनली यूज़ करते हैं, उसको कंप्रेस करके ब्लीडिंग को स्टॉप करनी है। दूसरा, उनकी ब्रीदिंग को हमने क्लियर एयरवे देना है सो दैट उनको ऑक्सीजन जो ब्रेन का है वो मिलता रहे। लाइक अगर उनको हेड इंजरी है तो उनको सिटिंग पोजीशन में नहीं रखते हैं उनको, तो इन पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में रखेंगे ताकि उनको ऑक्सीजन मिलती रहे। अगर सुपाइन मतलब सीधा लेटा के रखेंगे। अगर हम उनको बैठा देते हैं तो क्या होगा, एंटी ग्रेविटी ब्लड कम जाएगा, ऑक्सीजन कम होने से एक तो इंजरी है उनको ऑलरेडी, दूसरा ब्रेन के पार्ट को उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो वो डैमेज होता चला जाएगा, जिसकी वजह से वो उसमें स्वेलिंग आ सकती है, और स्वेलिंग आएगी तो अदर टिश्यू को इफेक्ट करेगी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को इंक्रीज कर सकती है, जिससे और तो हमें ज़्यादातर अपने क्लाइंट को सुपाइन पोजीशन में, सीधे पोजीशन में रखना है अगर उनको इंजरी होगी। इसके अलावा और भी कुछ ध्यान देना है? इन पेशेंट को कभी भी सिटिंग में पानी नहीं देना है। जैसे आपने पानी दिया तो वो पीने लग जाएंगे तो क्या होगा, विंड पाइप में पानी जा सकता है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम बिठा के पानी पिलाना स्टार्ट करते हैं, वो चीज़ हमें नहीं करनी है। उसके अलावा हमें उन्हें सीधे लेटा के थोड़ा सा टर्न कर दीजिए सो दैट उनकी एयरवे क्लियर हो जाए और ब्रीदिंग की प्रॉब्लम उनको ना आए। फर्स्ट एड देने के बाद आप कभी ये ना सोचे कि ये इंजरी माइल्ड है या सिम्टम माइल्ड आ रहा है तो हमें मेडिकल अटेंशन नहीं लेनी है, डॉक्टर को नहीं दिखानी है। बिकॉज आपको मैं बताऊं, हेड इंजरी कभी भी छोटी नहीं होती है। देखने में छोटी लगती है बट कई बार ऐसा होता है कि उसका लॉन्ग इफेक्ट बहुत ही खराब होता है। और दोस्तों, माइल्ड और मॉडरेट को ही हम 100% रिकवर कर सकते हैं। यदि बहुत सीवियर है तो फिर तो हमारा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती ही है ना। तो यदि आपको माइल्ड और मॉडरेट के भी सिम्टम दिख रहे हैं तो मेडिकल अटेंशन के लिए डॉक्टर से जरूर मिलें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और आगे भी हम लोग हेड इंजरी के नेक्स्ट पार्ट में फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है हेड इंजरी में, इसके विषय में बात करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।